अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके जीवन में सबसे कीमती क्या है, या कौन सी ऐसी वस्तु है, या कोई ऐसा पदार्थ है, या कोई भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति है जिसका आप कोई कीमत नहीं लगा सकते, जिसका कोई आपके जीवन में मूल्य नहीं है, मतलब अमूल्य है, तो इस विषय पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में, आपकी ज़बान पे एक ही बातें आएंगी, आपका परिवार, आपके बच्चे। तो मैं रघुवंशी आज आपसे बात करूंगा आपके परिवार के बारे में। तो स्वागत करिए, मेरा स्वीकार और मेरा अभिवादन। मित्रों, आज का हमारा रविवार की जो चर्चा का विषय है उसका शीर्षक है आशाओं व निराशाओं के बोझ तले कराहता बचपन। जैसा कि मैं इस वीडियो के प्रारंभ में भी अपनी बात कह चुका हूं कि हमारे जीवन में यदि कोई अमूल्य वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है तो हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, और वह हमारी निधि है, वह हमारा अरमान है, जिनको लेकर के हम उन्हें दुनिया में लाते हैं और उन्हें पालने पोसने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन मैं एक संस्मरण अपने जीवन से जुड़े हुए एक वाकये से आज इस विषय की शुरुआत करना चाहूँगा। बात जुलाई 2019 की है। मैं अपने विद्यालय में पढ़ा रहा था बच्चों को, तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आती है और उस कॉल के दौरान मुझे कन्विंस किया जाता है एक लर्निंग ऐप के माध्यम से कि हम आपके बच्चे की पढ़ाई को सुविधाजनक और उसे इस प्रकार से विजुलाइज तरीके से आपके जीवन में लाएंगे, आपके बच्चे के जीवन में लाएंगे, या आपके बच्चे की लर्निंग लेवल का विकास होगा और उसका लर्निंग आउटकम बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके 2-3 दिन बाद उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो मुझे तरह तरह की स्कीमें, तरह तरह के प्रलोभन लुभावने बातें बताते हैं और कहते हैं यदि आप मेरे इस लर्निंग ऐप से आप जुड़ रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, उसका प्रचार एक बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने फिल्म स्टार करते हैं। नाम लेने की वजह आप समझ सकते हैं। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते हैं और तरह तरह की जो स्कीम लेकर के आते हैं, आपका बच्चों को मैं ये जगह दूंगा, इस प्रकार से एक्सपोजर होगा, उसको आगे बढ़ने का हमारी तरफ से मौका दिया जाएगा। हम विभिन्न तरीके से मटेरियल ऐड का प्रयोग करते हुए, नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। और फिर मैं सहमत हुआ और मैंने उनका सब्सक्रिप्शन स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद खेल चालू होता है और उनका जिस प्रकार से मुझे प्रलोभन देकर के अपने आप से जोड़ने की जो योजना थी, अपने साथ जो साथ लाने की योजना थी, वह उसी समय धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और धीरे धीरे जो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो जो वादे किए थे, उसकी पोल खुलना शुरू हो जाती है। और इन बातों के साथ मेरे बच्चे के मन में इस लर्निंग ऐप के प्रति एक अविश्वास, एक संदेह की भावना उत्पन्न होती है। पहले तो वह उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में, हम लोगों के प्रेशर में और इस शर्त पर कि तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा लाभ होगा, वो बच्चा उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, अभी मैं उसी चमत्कारित बात आपको बताने जाऊँगा। जिस प्रकार से आपको पता हो, डिमोनेटाइजेशन इस देश में हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, उसका लाभ बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी कंपनियों ने उसका लाभ उठाया और मिलियंस बिलियंस कंपनियां बनकर के सामने आई। उसी प्रकार का लाभ उठाया जा रहा है इन लर्निंग ऐप्स के माध्यम से, जो विभिन्न नामों से, विभिन्न बड़े बड़े हमारे फिल्म स्टारों से, बड़े बड़े लोगों से हमारा प्रायोजन करवाती है, उनका प्रचार करवाती है, उनका विज्ञापन करवाती हैं और इस प्रकार से चीज़ें हमारे जीवन में लाने का प्रयास करती हैं कि तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। अब लॉकडाउन का फायदा इन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा उठाया। जब विद्यालय बंद पड़े हुए थे, हमारे जो परंपरागत शैक्षणिक संस्थान थे उन पर ताला लटक गया था इस कोरोना महामारी की वजह से, तो इन लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और लाखों परिवारों से अपने आप से जोड़ने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने एक नई योजना लेकर के आए। कुछ दिन पहले की बात बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ फ़ोन आया कि हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, हमने एक नया प्रोग्रेस किया हुआ है, अब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। हम बच्चों को ऑनलाइन हफ्ते में 4 दिन पढ़ाएंगे और जिसमें डाउट सॉल्विंग क्लासेज भी होंगी। इस प्रकार से एक प्रकार का मैं समझता हूँ एक जाल या इस प्रकार का ये बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि पहले ग्राहक को सब्सक्राइब कराओ, सब्सक्राइब कराने के बाद उसको नए नए लाभ से जोड़ो और फिर उनके जेब पर तरह तरह तरीके से डाके डालो। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इनका अपडेट इतना तेज़ी से होता है जितना तेज़ी से आपकी जेब खाली होती चली जाती है। तो इस प्रकार से विद्यालय के जो परंपरागत हमारे विद्यालय शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें कमियां भी बताते हैं कि इसमें यह असुविधा, यह चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन मेरे यहाँ मिले प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको यह चीज़ लाभ मिलेगी और बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ चीज़ें लाभदायक हैं, लेकिन कहाँ तक? यह तब तक आपके लिए लाभदायक है जब तक आप दोनों के बीच संतुलन बना के नहीं चलते हैं। अपनी जेब के बीच, अपने बच्चे के फ्यूचर के बीच, उनके बीच जब तक संतुलन बना रहेगा तब तक लाभकारी है। और एक अभिभावक होने के नाते या आपका दोस्त होने के नाते, आपका एक शुभचिंतक होने के नाते मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, मैं मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकरण का विरोधी नहीं हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी का समर्थक हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी पड़ेगी कि आखिर
इस शिक्षा में और जो हमारी परंपरागत शिक्षा है उनके बीच संतुलन बना रहे, एक इस प्रकार का पुल बना रहे कि हमारा बच्चा बिल्कुल डिजिटल माध्यम पर ही आश्रित ना हो जाए। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसी हमारे यहाँ ऐप्स हैं जो फ्री में वही सुविधाएं देते हैं, जिनको आप गूगल सर्च करके आप अपने बच्चों को गूगल सर्च करना सिखाइए, जिससे कि गूगल सर्च के माध्यम से वह उन चीज़ों को फ्री में प्राप्त कर सके जिनके माध्यम से वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि केवल पेड मोड के माध्यम से। तो इस प्रकार से इन कुचक्र में फंसिए नहीं, सावधानी के साथ रहिए। और एक बात तो मैं बताना ही आपसे भूल रहा था कि उसके कुछ दिन बाद जब ये लॉकडाउन चल रहा था, इन्होंने अपने सारे सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिए। तो हमने, मेरा जो छोटा बेटा है उसके लिए भी मैंने सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया, लेकिन इनका ऐप डाउनलोड कर लिया। और ऐप डाउनलोड करने के कुछ ही दिन बाद इनके यहाँ से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्म वेरी गुड जा रहा है और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आ रहा है, हम उसको विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाएंगे, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से, स्कॉलरशिप से लाभ देखते हुए आगे बच्चों को कम फीस में, छोटे बच्चे को हम टाइप देंगे और साथ ही साथ इस कम्युनिकेशन मोड को, इस नॉलेज की दुनिया से जोड़ेंगे, जिससे कि उसका शुरुआती स्टार्टअप जो कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है उसका भविष्य उज्जवल हो और उसको ढेर सारी जानकारियाँ मिलें। तो इस प्रकार से इनका टारगेट क्या है, बिजनेस टारगेट, कि हमें अधिक से अधिक बच्चों को अपने आप से जोड़ना है, अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है और भारी मात्रा में उन्हें इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन वह पूर्ण हो ना पूर्ण हो इससे मायने नहीं रखता है, मायने रखता हमारा बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, समझते रहिए और साथ ही साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहिए कि उनको बेटर बेस्ट तरीके से आप कैसे पढ़ा सकते हैं और उन्हें आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मानता हूं इसका प्रयोग करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे के मन का जो मानवीय मूल्य है, जो उसके जीवन से जुड़े हुई नैतिकता है, जो मोरलिटी है, वो खत्म न होने पाए। और यह प्लेटफॉर्म कहीं कहीं मोरलिटी नहीं दिखाते हैं। और कहीं कहीं जो मैं देखता हूं, उनके जो डिजिटलाइज सिस्टम्स होते हैं, इनके जो विजुअलाइज सिस्टम होते हैं, वो बच्चे की जो एक नैसर्गिक क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि राजा अशोक के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है तो एक अशोक का चित्र बना दिया जाता है। यदि अशोक का चित्र बना दिया गया तो बच्चा कहीं न कहीं इमेजिन नहीं कर सकता है कि वास्तव में अशोक कैसे थे। यदि बच्चे को एक फ्री छोड़ दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो एक अलग तरीके से काल्पनिक दुनिया में अपने मस्तिष्क से, अपने मनन चिंतन से अशोक का चित्र चित्रित करेगा अपने मस्तिष्क में, जिससे उसका नैसर्गिक विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, साथ ही साथ मौलिकता का भी विकास होगा, फंडामेंटल थिंकिंग ये कह सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिए। अपने बच्चों को लगातार आप उन मॉडर्न के माध्यम से भी पढ़ाइए, जिससे कि उनका बढ़िया विकास हो सके और वो आगे बढ़ सके। यह तो रही उस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ जिसे मैं एक सक्षम तबका कह सकता हूँ, जो कि अपने बच्चों को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लर्निंग ऐप के माध्यम से पढ़ा सकता है। तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी समझ, अपनी समझदारी और अपनी चिंतन मनन क्षमता का प्रयोग करते हुए। अब मैं एक दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट होना चाहता हूँ, जो भी कहीं न कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें अवश्य बात करनी चाहिए। यह समस्या है हमारे देश में जुड़े हुए लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के। आपको पता होगा अभी हाल ही में NFHS, जिसको फुल फॉर्म जिसका है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, की 5वीं रिपोर्ट सामने आई हुई है। इसका जो परिणाम आया है, इसका जो नतीजा आया है वो बहुत ही भयानक है। वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक सवाल खड़ा करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 वर्षों में बच्चों का 90% मानसिक विकास हो जाता है। 90% बच्चों की जो क्षमता होती है, जिसे IQ कह सकते हैं, मानसिक विकास कह सकते हैं, या विभिन्न पैमानों पर जिसे माप सकते हैं, उसका 90% तक विकास मात्र 5 साल की उम्र हो जाता है। लेकिन हमारे देश में जो ये सर्वे आई हुई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया हुआ है, वह इस बात को बताता है कि स्थितियाँ लगातार भयानक होती जा रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो सर्वे आए हुए हैं, ये हमारे यहाँ कोरोना पैंडेमिक आने के पहले के सर्वे हैं जो अब पब्लिश किए गए हैं, जिसमें कई बड़े राज्यों, जैसे गुजरात, जिसे भारत के, आधुनिक भारत के, या यूँ कहा जाए सर्वकालीन भारत का एक प्रोग्रेसिव राज्य कहा जाता है, वहाँ की स्थिति खराब हो रही है। वहाँ पर एनीमिक बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी परिस्थितियाँ, यदि एक बच्चा बचपन में ही एनीमिक है, एक माँ जो 50% माँ इस देश में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एनीमिक हैं। एक एनीमिक माँ एक अंडरवेट बच्चे को ही जन्म दे सकती है, और अंडरवेट बच्चा कहीं न कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए, इस देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कहीं न कहीं ये घाटे का सौदा है। तो हमें इन विषयों पर कार्य करना होगा, हमें पोषण के पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताते समय मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि अफ्रीका के ऐसे देश जो भूखमरी के शिकार हैं, उनसे भी ज़्यादा बुरी हालत हमारे देश के कई राज्यों की है।
दुनिया के 2.55 करोड़ से ज़्यादा जो भारत के बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं या जिनका वजन कम है या जो कहीं कहीं स्टंटिंग और वेस्टेज के शिकार हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चे की लंबाई के हिसाब से कम वजन होना और वेस्टेज का मतलब होता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से कम वजन होना। तो ये समस्याएं हमारे देश में लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं और जिस प्रकार से इस देश में राजनीति की जाती है, इन मुद्दों को बिल्कुल सेंटर में नहीं रखा जाता है। जो हमारे भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमें बात करनी होगी। आज कोरोना की वजह से इस देश की स्कूलिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने ऐप लर्निंग ऐप के माध्यम से बताया कि इस देश में एक ऐसा तबका है जो लर्निंग ऐप के इस प्रकार से कुचक में फंसता जा रहा है कि उसे बच्चे की सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन की क्षमता और साथ ही साथ लगातार रेडिएशन, लगातार उन इंफ्रारेड किरणों के वजह से उनके जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक ऐसा तबका है जो लगातार गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से और लगातार कम पोषण की वजह से मानसिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों तबका, जो जिसे हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं, उच्च मध्य वर्ग कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारा तबका है निम्न मध्य वर्ग का, दोनों के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है और जिसका परिणाम एक जैसा ही आ रहा है कि हमारे यहाँ प्रतिभा का हनन हो रहा है। प्रतिभा जो एक नैसर्गिक रूप से विकसित होनी चाहिए और नहीं विकसित हो पा रही है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपने बच्चों का और इस देश के बारे में चिंतन मनन करते रहिए। इस देश की परिस्थितियाँ जो हैं 22 में से 17 राज्यों में जो सर्वे आए हैं उसके अंतर्गत स्थितियां निगेटिव गई हैं। जो हमने दूसरे और तीसरे सर्वे के अंदर जो ग्रोथ हासिल की थी, जो 48% से घट करके 38.4% हमारे यहाँ हो गया था स्टंटिंग रेट, वह एक बार फिर वापस हो रहा है, फिर भयानक रूप से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर एडिटोरियल्स कमेंट्स मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा, हिंदुस्तान पेपर में पढ़ा और साथ ही साथ दैनिक भास्कर पेपर में आप देख सकते हैं कटिंग के माध्यम से इस पे एडिटोरियल कमेंट्स पर बहुत ही गंभीरता जताई गई है। तो हमें इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं रहना होगा, एक सोशल सोसाइटी के रूप में, एक सिटीजन के रूप में हमें इन पर विचार करना होगा, सोचना होगा। साथ ही साथ उन विषयों पर भी चर्चा करनी होगी, किस प्रकार से हम इन दुर्व्यवस्थाओं से, इन चीज़ों से बाहर निकले और अपने देश को आगे ले जाएं। तो मेरी बातों से आप जुड़े रहिए, लगातार मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा। अपनों का ख्याल रखिए और फिर हम, यदि सब कुछ ठीक रहा, उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। और साथ ही साथ एक गुजारिश आपके सामने रखूँगा, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, सकारात्मकता का, जागरूकता का प्रसार करने में मेरा सहयोग दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं रघुवंशी आप लोगों से विदा लेता हूँ। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।